10,000 लोगों की आर्मी वहां पे जाके उनको कंट्रोल करता है, उनको बोलता है कि ये पेड़ आपको नहीं काटना है, बिकॉज यहाँ पे इस पक्षी ने जो है वो अपना घोंसला बनाया। ऐसे धीरे धीरे जहाँ पे आसाम के एरिया में सिर्फ 20 घोंसले थे, आज 250 से भी ज्यादा घोंसले इन्होंने बनाए। और पूरे दुनिया में अगर हम देखते हैं कि इस पक्षी के सबसे ज्यादा घोंसले सिर्फ आसाम में है। इस तरीके से इस महिला ने जो चेंज किया, इसलिए उनको दुनिया का सबसे बड़ा, जिसको हम ग्रीन ऑस्कर भी बोल सकते हैं, ऐसे यूनाइटेड नेशंस ने अर्थ चैंपियन करके इनको अवार्ड दिया और इनको उससे नवाजा है। तो ऐसे जो पूर्णिमा देवी जी है, उन्होंने ये बताया कि एक इंसान जब पर्यावरण के लिए सोचता है तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट तैयार कर सकता है। वैसे ही एमसीएल में हम ये चाहते हैं कि हर एक गांव, हर एक तालुका, उसमें ऐसी एक आर्मी तैयार हो कि जहाँ पे एनवायरमेंट के अगेंस्ट अगर कोई भी चीज हो तो पहले हमारे लोग जाके उसी लिए खड़े हो। और यही जो है वो हमारे आने वाले जो स्पीकर है वो ये बताना चाहते हैं कि उनकी ये समझ है, कोई भी जो बिजनेस है उसका बेस ब्रांड होता है, और कोई भी ब्रांड का जो बेस होता है वो है इमोशन। और एमसीएल का इमोशन एकदम सिंपल है, एमसीएल का इमोशन है पर्यावरण। हम पर्यावरण के लिए खड़े हैं और अंत तक उसी के लिए खड़े रहेंगे। तो चलिए अभी बुलाते हैं इस वेबिनार सेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे धरती पुत्र और एमसीएल के रचनाकार, सलाहकार एंड शिल्पकार डॉक्टर श्याम गोलब सर। थैंक यू। थैंक यू मैडम, एंड थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल इंस्पायरिंग स्टोरी। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलब फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट, अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, रोटी, कपड़ा और मकान किसी भी व्यक्ति की, किसी भी इंसान की ये मूलभूत ऐसी जरूरत है। इनफैक्ट कभी कभी पूरी जिंदगी बीत जाती है हमारी इनको कमाने के लिए, इन बेसिक जरूरतों को पाने के लिए। और इसी संकल्पना पे आधारित 1974 की एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी आई थी जिसका नाम ही था रोटी, कपड़ा और मकान, जिसमें मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, जीनत अमान, मौसमी चटर्जी जैसे उस टाइम के जो सबसे मशहूर ऐसे कलाकार थे, सभी ने काम किया था। और बहुत ही जरूरी है कि रोटी, कपड़ा और मकान इंसान को पूरी जिंदगी कई तरह के काम करने के लिए लगाती है। आज हमारे इस ग्रह पर, इस दुनिया में लगभग 800 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं और हर व्यक्ति की जरूरत है कंपलसरी, इसके बिना वो रह ही नहीं सकता। और यही कारण है कि ये तीनों चीजें, रोटी, कपड़ा और मकान, ये दुनिया के सबसे बड़े ऐसे इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं। रोटी की बात करें, फूड सेक्टर की बात करें, तो दुनिया का सबसे बड़ा सेक्टर अगर कोई है तो वो फूड सेक्टर है। एग्रीकल्चर, खेती से लेके खाने तक, ये बहुत बड़ा सेक्टर। एनर्जी, ऑयल एंड गैस, इससे बहुत बड़ा है सेक्टर। और दूसरा है कपड़ा, वस्त्र, वस्त्र उद्योग, ये भी दुनिया का बहुत बड़ा सेक्टर है और आज हम इसी सेक्टर की बात करेंगे। दोस्तों, हमने जो उद्देश्य रखा है अपने देश के लिए कि हमें अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी। हमारे देश में रहने वाले लाख करोड़ों लोग, हमारे युवा, हमारे किसान, इन सभी को एक बेहतर जिंदगी, उनकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति बेहतर करनी है। और ये जो लक्ष्य हमने रखा है, इसके लिए, इस लक्ष्य के लिए सिर्फ एक ही सेक्टर, ये एक टेक्सटाइल सेक्टर, एक वस्त्र उद्योग एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। यानी एक सिंगल सेक्टर के ऊपर अगर हम काम करें तो भी ये मुमकिन है, पॉसिबल है। इनफैक्ट हमारा देश जो इतिहास में 95% ऑफ द टाइम दुनिया की सबसे बड़ी जो इकोनॉमी था, उसका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन श्रेय जाता है इस वस्त्र उद्योग को। इनफैक्ट बहुत समय तक भारत पूरी दुनिया के लिए वस्त्र बनाता था, वस्त्र के बारे में भारत की मोनोपोली थी। और कई समय तक भारत ने ये वस्त्र तैयार करके, अलग अलग तरह के वस्त्र तैयार करके पूरी दुनिया को इसको दिया है, बेचा है, इंटरनेशनल ट्रेड किया है, जिसकी वजह से भारत इकोनॉमी में हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहा है। आज भी हम इस एमसीएल परिवार में सभी उद्योजक मिलकर, आज हमारा एक मिशन है। हमारा मिशन है कि हमें इस दुनिया को फिर से सस्टेनेबिलिटी या शाश्वत विकास की ओर लेके जाना है, सस्टेनेबिलिटी की राह पर लेके जाना है। और इस मिशन को लेके जो हम काम कर रहे हैं, तो हमारे लोगों के प्रति,
हमारे इस समाज के प्रति, हमारे इस देश के प्रति हमारे 5 उद्देश्य है, जिस 5 उद्देश्य को हम 5E करके भी कहते हैं। पहला ई क्या? तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरण संवर्धन, ये हमारा पहला ई है। दूसरा ई क्या? 100% एम्प्लॉयमेंट, हर हाथ को काम मिलना चाहिए, हमारा दूसरा ई है। तीसरा ई है 100% एम्पावरमेंट, यानी सक्षमीकरण, हमारे किसानों का, महिला बचत घटक, इनका जो खुद बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं। चौथा ई इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हर एक परिवार जो हमारे देश में, हमारे भारत में रहता है, उसको एक सम्मानजनक, एक रिस्पेक्टेबल इनकम मिलना चाहिए, यह है हमारा चौथा ई। और पांचवा ई है एनर्जी सुपर पावर, हमें अपने देश को दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी मैन्युफैक्चरर, एनर्जी एक्सपोर्टर ऐसा देश बनाना है। तो अभी ये जो 5 उद्देश्य हमारे अपने देश के लिए, हमारे लोगों के लिए है दोस्तों, इसमें जो हमारे सामाजिक उद्देश्य है, यानी हर हाथ को काम मिलना चाहिए, 100% एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, 100% रोजगार होना चाहिए। दूसरा 100% सक्षमीकरण, हमारे महिला बचत घट और किसानों को होना चाहिए। और तीसरा, हर परिवार को एक सम्मानजनक इनकम मिलना चाहिए। ये तीनों जो हमारे सामाजिक उद्देश्य हैं, तीनों सामाजिक उद्देश्य सिर्फ एक चीज के ऊपर काम करने से पूरे हो सकते हैं, और उस चीज का नाम है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उस चीज का नाम है वस्त्र उद्योग। सिर्फ एक इस सेक्टर में हम सब मिलकर काम करें तो हमारे ये तीनों सामाजिक उद्देश्य और आर्थिक उद्देश्य ऑफ कोर्स ये पूरे हो सकते हैं। आज की तारीख में भी अगर आप देखोगे तो हमारे देश में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, सबसे ज्यादा रोजगार खेती के बाद अगर कोई सेक्टर देता है तो वो टेक्सटाइल यानी वस्त्र उद्योग है। लगभग 4.5 करोड़ लोग डायरेक्टली इसमें काम करते हैं, और लगभग 6 करोड़ लोग, 6 करोड़ परिवार इसके ऊपर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, इनको रोजगार मिलता है। इसके अलावा हमारा जो एक्सपोर्ट है, भारत का जितना भी एक्सपोर्ट होता है, ये 8% एक्सपोर्ट ये टेक्सटाइल का यानी वस्त्र उद्योग का है। अभी ये जो वस्त्र बनते हैं, ये वस्त्र बनने के लिए जो धागे, जो तंतु आते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो तंतु, वो धागे जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। ये प्रकृति में वनस्पति, प्राणी, इनसे हमें मिलते हैं। और दूसरे ऐसे फाइबर है, तंतु है, धागे हैं, जो हमें केमिकल से, पेट्रोकेमिकल से मिलते हैं। यानी किससे मिलते हैं? तो क्रूड ऑयल से मिलते हैं। तो ऐसे हम इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो नेचुरल फाइबर बेस्ड कैटेगरी और दूसरा सिंथेटिक फाइबर बेस्ड कैटेगरी। और आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा वस्त्रों का निर्माण, सबसे ज्यादा वस्त्रों का बिजनेस जो हो रहा है, वो मैक्सिमम हो रहा है सिंथेटिक फाइबर से। ये पेट्रोकेमिकल, ये क्रूड ऑयल से जो फाइबर्स तैयार होते हैं, ये टेरिकॉट, पॉलिस्टर, ये सब जो है, इससे बने हुए जो वस्त्र है वो ज्यादा से ज्यादा बेचे जाते हैं। इनफैक्ट लगभग 65 से लेकर 70% जो बिजनेस है वो इन फाइबर से होता है, और बचा हुआ 30 से 35% जो बिजनेस है वो होता है नेचुरल फाइबर से। लेकिन दोस्तों, ये जो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस आज वस्त्र उद्योग में हो रहा है, ये जो सिंथेटिक फाइबर, ये जो पेट्रोकेमिकल के फाइबर का जो बिजनेस हो रहा है, ये नॉन सस्टेनेबल है। एक बार ये वस्त्र, ये कपड़े पहनने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद जब हम इनको फेंक देते हैं तो ये, इसका विघटन नहीं होता, इसका डिग्रेडेशन नहीं होता। नॉर्मली हमारी इस पर्यावरण में माने जो व्यवस्था करके रखी है, बहुत सारी सूक्ष्म जीव है जो हर एक ऑर्गेनिक चीज को, उसका विघटन करके उसको रिसाइकल करते हैं, वैसे इसके साथ नहीं होता। आपने देखा होगा कि हमारे शहरों में जो कचरा निकलता है, बहुत सारे कपड़े होते हैं उसमें, बेड के कपड़े हो सकते हैं, डेकोर के कपड़े हो सकते हैं, पहनने वाले कपड़े हो सकते हैं, और ये कपड़े वैसे ही कचरे का हिस्सा हो जाते हैं और इनका विघटन सालों सालों वैसे ही रहते हैं। आज के तारीख में समुद्र में सबसे ज्यादा पोल्यूशन प्लास्टिक के साथ साथ कपड़ों का भी है। पानी खराब करते हैं, जमीन खराब करते हैं, अगर इनको जलाओ तो हवा भी खराब करते हैं। इस सेक्टर, ये जो सेक्टर नॉन सस्टेनेबल, और दूसरा जो सेक्टर है सस्टेनेबल सेक्टर, यानी ऐसे कपड़े जो नेचुरल फाइबर से बनते हैं, जो प्रकृति में जो वनस्पति है, प्राणी है, उनके फाइबर से जो वस्त्र बनते हैं, वो सबकी जो कैटेगरी है वो है सस्टेनेबल कैटेगरी, वो है शाश्वत ऐसी टेक्सटाइल या वस्त्र उद्योग। और आज हम जो बात करेंगे सिर्फ इसी उद्योग की करेंगे। इनफैक्ट एमसीएल में जो हमारा मिशन है कि हमें सस्टेनेबिलिटी की राह पर इस इकोनॉमी को लेके जाना है, तो हमारा एक कंपलसरी काम है कि हम भी इस सेक्टर में काम करें, हम भी इस पूरे जो टेक्सटाइल सेक्टर, वस्त्र उद्योग है, इसको सस्टेनेबल वस्त्र उद्योग में कन्वर्ट करें।
और दोस्तों, जब भी सस्टेनेबल वस्त्रोद्योग की बात आती है, जब इको फ्रेंडली वस्त्र उद्योग की बात आती है, वस्त्र की बात आती है, तो पूरे दुनिया में किसका इस्तेमाल होता है? तो 81% इस्तेमाल होता है कॉटन का। यानी एक तो सिंथेटिक कैटेगरी उसको छोड़ ही देते हैं, जो इको फ्रेंडली कैटेगरी, जो सस्टेनेबल कैटेगरी, इसमें जो भी वस्त्र बनते हैं 81% वस्त्र बनते हैं कॉटन से। उसके बाद 7.8 टू लगभग 8% कपड़े बनते हैं, वस्त्र बनते हैं वही जूट से। और आपको सुन के बहुत खुशी होगी कि सबसे ज्यादा कॉटन, सबसे ज्यादा कपास और सबसे ज्यादा जूट बनाने वाला अगर कोई देश है पूरी दुनिया में तो वो अपना भारत है। यहां तक कि सिल्क की जहां बात आती है, रेशम की बात आती है, तो रेशम में भी हम दूसरे स्थान पे हैं। इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर आप इतिहास देखोगे तो दोस्तों, पूरे मानव जाति के इस संस्कृति के इतिहास में सबसे पहले वस्त्रोद्योग को विकसित करने वाला देश अगर कोई है तो वो भारत है। हमारी सबसे प्राचीन जो संस्कृति के अवशेष हड़प्पा मोहनजोदड़ो में पाए गए थे, जो हमारी सबसे पुरानी ऐसी संस्कृति हम कहते हैं, सिविलाइजेशन कहते हैं, वहां भी वस्त्र पाए गए। और जो बताते हैं, जो ये साबित करती है कि उस टाइम में भी वस्त्र एक बहुत ही एस्टेब्लिश्ड ऐसा बिजनेस था। बहुत अच्छी तरह के वस्त्र लोग उस टाइम भी पहनते थे। इनफैक्ट इजिप्ट के जो पिरामिड है, इस पिरामिड में भारत ने बनाए हुए जो वस्त्र है वो उसके टुकड़े पाए गए। ये जो सिल्क रूट था, ये सिल्क रोड था जो पूरी दुनिया में, एंशिएंट प्राचीन दुनिया में ये सब चल रहा था। और जिसमें ईस्ट कंट्री, पूर्व देश, ये पश्चिमी देशों के साथ जो बिजनेस कर रहे थे इस रूट के जरिए, ये रूट से सबसे ज्यादा बिजनेस अगर उस टाइम किसी ने किया होगा तो वो भारत था। और किस चीज का सबसे ज्यादा बिजनेस किया? तो वो भी वस्त्र का था। दोस्तों, मुगल एम्पायर जो भारत में था, वो उस टाइम में हमारा ये वस्त्र उद्योग अपनी चरम सीमा पे था। इस वस्त्रों की जो क्वालिटी थी वो तो पूरी दुनिया में मंजूर थी ही, पूरी दुनिया में उसकी डिमांड थी। लेकिन इस टाइम में इस वस्त्रों की जो डिजाइन थे वो भी बहुत ही ज्यादा मशहूर हुए थे। और हर जगह, हर देश में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। उसके बाद बंगाल, ये बहुत बड़ा सेंटर बना हमारा वस्त्रोद्योग का। इनफैक्ट बंगाल में ढाका और उसके हमारे जो वेस्ट बंगाल का अभी का जो पार्ट है, वहां के में जो भी वस्त्र बनते थे वो पूरे 90% से भी ज्यादा डच लेके जाते थे। जैसे अंग्रेज आए हमारे साथ बिजनेस करने के लिए, उसके पहले डच, पोर्चुगीज भी आके गए। तो डच जब आए थे उन्होंने 90% वस्त्र लेते थे और वो लेके जाते थे। और फिर ये डच करते थे बाकी के लोगों को देने के लिए। दोस्तों, और इन पूरे इतिहास में, इस पूरे बिजनेस में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जिस वस्त्र का बिजनेस हुआ, जो वस्त्र हमने बेचा, वो था कॉटन टेक्सटाइल, सूती वस्त्र। और ऑफ कोर्स बाद में आ गई ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना क्यों हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इसीलिए हुई क्योंकि ब्रिटेन में रहने वाले जो मर्चेंट थे, वो जो व्यापारी थे, उनको भारत के साथ वस्त्र उद्योग का बिजनेस करना था। उस टाइम पे जब 1600 तक बहुत सारे जो मसाले के जो बीज है वो बाकी कई सारे लोग लेके गए और बाकी उन्होंने उस बीज के मसालों की खेती अफ्रीका के या बाकी के किसी एशियन देशों में चालू की थी। लेकिन वस्त्र उद्योग एक ऐसा उद्योग था जो बहुत बड़े स्केल पे भारत कर रहा था। और अंग्रेजों को भी चाहिए था कि इस उद्योग में, इस बिजनेस में हमें भी कुछ फायदा मिले। इसलिए उन सभी जो मर्चेंट थे वो एक हो गए। उन्होंने उनकी जो ब्रिटेन की रानी थी एलिजाबेथ वन, उनसे वो चार्टर परमिशन ली कि हम जाके हम इस ब्रिटेन को रिप्रेजेंट करेंगे, हमारी कंपनी। और भारत के साथ सिर्फ और सिर्फ एक कॉटन, ये टेक्सटाइल बिजनेस करने के लिए उन्होंने एक कंपनी बनाई और उन्होंने बिजनेस चालू कर दिया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही इनके हाथ में सत्ता आई, जैसे ही इन्होंने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल का कंट्रोल लिया, फिर उन्होंने पूरा फोकस, पूरा ध्यान इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे ही लगाया। हमारे यहाँ हमेशा जो खेती होती थी वो एक सेल्फ सस्टेनेबल थी। वो जो भी जरूरत चाहिए था उस तरह के वो सर्वसमावेशी कैसी खेती थी। अंग्रेजों ने किसानों को जबरदस्ती उन्होंने कॉटन के ऊपर ढकेला। उन्होंने अपने लिए स्पेशल ऐसे कॉटन के बेल्ट बनाए। तो फिर वो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान ऐसी जगह पे
ताकि ज्यादा से ज्यादा इस कॉटन का उपयोग करके वो वस्त्र उद्योग में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करें। पहले तो उन्होंने कोशिश की कि पूरे जो कॉटन ले, रॉ मटेरियल ले और वहां मैनचेस्टर में वहां जाके फैक्ट्री में माल तैयार करे और पूरी दुनिया में बेचा, और उन्होंने बेचा भी। और उसके बाद उन्होंने ये फैक्ट्री यही बनाई, कई सारी फैक्ट्रियों का निर्माण उन्होंने किया भारत में। और ब्रिटेन एकमात्र ऐसे देश, आई मीन आप क्या सोच सकते हैं ऐसा देश कि जिस देश में 1 हेक्टेयर में भी रॉ मटेरियल तैयार नहीं होता है, कॉटन तैयार नहीं होता हो, लेकिन वो देश दुनिया में सबसे ज्यादा वस्त्र उद्योग का बिजनेस कर रहा है, सबसे ज्यादा टेक्सटाइल में बिजनेस कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा रहा है। और जहां 1% कॉटन तैयार नहीं होता, कौन कर रहा था ये? तो भारत। भारत में ये सब तैयार करके ज्यादा से ज्यादा कॉटन कपड़े तैयार करके पूरी दुनिया को बेचा इन लोगों ने। तो जब जब तक ये ब्रिटिश राज था तो सबसे ज्यादा पैसा उन्होंने तो लूट मारी तो की, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा उन्होंने बिजनेस करके कमाया, और उस बिजनेस का नाम था टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इनफैक्ट ये जो मुंबई शहर, ये जो बसा, में मुंबई शहर तो पहले 7 आइलैंड थे, बेट थे छोटे छोटे, उसको उन्होंने क्लोज करके एक शहर बनाया, वो बेट बनाया। और वो उस टाइम की जो भी मिलें थी कपड़े तैयार करने की, 80% से ज्यादा मिल सिर्फ अकेले मुंबई में थी। और इस मुंबई को, इस जो कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग करने वाले जगह को बाकी के कॉटन टेक्सटाइल के साथ मिलने के लिए, आई मीन कनेक्ट करने के लिए उन्होंने रेलवे का भी निर्माण किया। इसलिए आप देखोगे ये तो भारत में पहली जो रेलवे की शुरुआत हुई मुंबई में हुई। इसका कारण ही था कि उनको वस्त्र उद्योग ज्यादा से ज्यादा करना था, जो उन्होंने किया। उनकी इसी वजह से मुंबई, बॉम्बे उस टाइम की भारत की आर्थिक राजधानी बनी। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन अंग्रेज चले जाने के बाद, आजादी के बाद भी और आज तक ये मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, और उसका एक ही कारण है, और वो है वस्त्र उद्योग। और लेकिन इन सारे समय में, यानी हमारा जो इतिहास है, अंग्रेजों के पहले जो हम इतनी बड़ी इकोनॉमी कर रहे थे, जब अंग्रेज भी अपना बिजनेस कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, और आज तक इस पूरे कालखंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा देश इतना डेवलप्ड देश है, हमारी संस्कृति इतनी ज्यादा डेवलप्ड है कि हमारे देश में हर राज्य में, हर कोने में इस वस्त्र उद्योग को लेके एक अपनी संस्कृति है, वस्त्र को लेके एक अपनी पहचान है, एक अपना फ्लेवर है। तो आप देखोगे कि भारत के हर जगह में एक अलग अलग वस्त्र की पहचान होती है, और उस वस्त्र में काम करने वाले बहुत सारे कारीगर, और ये सुपर स्पेशलाइजेशन में हमेशा कहता हूं कि ये बहुत ज्यादा डेवलपमेंट दिखाते हैं। तो ये डेवलपमेंट का प्रतीक, ये पहचान आज भी भारत में हर जगह है। आज अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखेंगे पूरी दुनिया में आज वस्त्र उद्योग लगभग $1700 बिलियन का है, यानी ऑलमोस्ट 140 लाख करोड़ का ये माल आज तैयार हो रहा है और बेच रहा है, वस्त्र सिर्फ। और बहुत जल्दी ये बिजनेस जो है, ये 2 ट्रिलियन यानी 165 लाख करोड़ इतने का साल का होगा। और इसमें कौन ज्यादा बिजनेस कर रहा है आज की तारीख में पूरी दुनिया में? तो नंबर 1 पे है चीन। चीन ऑलमोस्ट 29% बिजनेस कपड़ों में कर रहा है, वस्त्र उद्योग में कर रहा है। और दूसरे स्थान पे, इनफैक्ट कलेक्टिवली वो चीन से भी ज्यादा है। दूसरे स्थान पे अगर कोई है, या पहले स्थान पे बोल सकते हैं, तो वो कोई है तो वही यूरोपियन यूनियन। यूरोप में जो छोटे छोटे देश है ना, छोटे छोटे देश मिलके, इनफैक्ट वेस्टर्न सिर्फ यूरोपियन देश, वो छोटे छोटे देश, वो पूरी दुनिया में वस्त्र उद्योग का ऑलमोस्ट 1/3, 32% से भी ज्यादा बिजनेस आज की तारीख में कंट्रोल कर रहे हैं। वो देश कंट्रोल कर रहे हैं जिनके पास रॉ मटेरियल का कोई कुछ भी चारा नहीं है, आई मीन कोई सोर्स नहीं है। और भारत जो दुनिया में सबसे ज्यादा वस्त्र उद्योग कर रहा था, आज उसका जो कंट्रीब्यूशन है, उसका शेयर जो है सिर्फ 4% है। दोस्तों अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया में किस तरह के वस्त्रों का ज्यादा बिजनेस होता है, कौन से वो प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा बेचे जाते हैं, तो ऑलमोस्ट 70 से 75% इन वस्त्रों में बेचे जाते हैं कपड़े, पहनने के कपड़े, फैशन पूरी दुनिया में। और बाद में फिर टेक्निकल, हाउस होल्ड, वो सब होता है। अभी ये जो प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा बेचे जाते हैं, तो कौन बेच रहा है ये? तो आज भी अगर आप भारत के किसी भी स्टोर में, किसी भी मॉल में, कहीं भी चले जाइए, ये जो कपड़े हम पहनते हैं, आज भारत की आबादी इतनी है,
142 करोड़ है आज। इतने सारे लोगों को जो वस्त्र लगते हैं, ये जो कपड़ा लगता है, ये जो प्रोडक्ट लगते हैं, कौन बेच रहा है? तो ये सभी वो यूरोपियन कंपनी बेच रही है। आज आप देखोगे तो हमारे लोगों को इतनी सारी जीन्स लगती है, लेकिन जीन्स में एक ब्रांड नहीं है। ये जीन्स में भी अगर आप देखोगे तो आपको लेवाइज, पेपे, रैंगलर, इस तरह की कंपनी है। एक भी इंडियन कंपनी नहीं जो एक्चुअली सिर्फ जीन्स बेच रही हो। अंडरवेयर की भी बात करें तो आज जॉकिन दुनिया के भारत की नंबर 1 कंपनी बन गई। कपड़ों की अगर बात करें तो कपड़ों में भी एरो, जारा, एमएनएस, ऐसी सब कंपनी है। ये सब उस वेस्ट यूरोप में छोटे छोटे देशों से आते हैं। ये देश आज की तारीख में सबसे ज्यादा बिजनेस हमारे देश में कर रहे हैं। ये सेम वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे अंग्रेज लोग कुछ टाइम में कर रहे थे। इनके पास कुछ खुद का रॉ मटेरियल है नहीं, ये अपने यहां आते हैं, अपना रॉ मटेरियल तैयार करते हैं, हमारे लोगों से वस्त्र तैयार करते हैं, हमारे लोगों से उनके प्रोडक्ट तैयार करते हैं, और उसी प्रोडक्ट को अपने कंपनी का थप्पा लगा के पूरी दुनिया में अपने अपने लोगों को यही बेचते हैं। इनफैक्ट जब अंग्रेज आए थे तब अंग्रेजों के टाइम पे उनको परमिशन लेनी पड़ी, अनुमति लेनी पड़ी उनके एलिजाबेथ से। यहां आने के बाद भी राजाओं को पूछना पड़ा, उनसे परमिशन लेनी पड़ी बिजनेस की वजह से। आज तो बिल्कुल ऐसा नहीं, आज तो बहुत सिंपल हो गया है। आज की तारीख में इस सेक्टर में 100% एफडीआई है। 100% एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोई भी कंपनी 100% यहां पैसा डाल के, फैक्ट्री डाल के, माल तैयार करके धंधा कर सकती है, बिजनेस कर सकती है, और ऐसा हो रहा है। स्पोर्ट्स में भी अगर आप देखोगे तो ये नाइकी, आदिदास, प्यूमा, ये कंपनियां हैं, यही यूरोप की जो कंपनियां जो स्पोर्ट्स की जो कपड़े हैं वो बेच रही है, हमारे यही सब रॉ मटेरियल वगैरह लेके। इनफैक्ट आपको अंदाजा नहीं, लेकिन जारा, एमएनएस, बेनेटन, लेवाइज, इन कंपनी ने भारत में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है, और यहां फैक्ट्री तैयार करके वो माल तैयार करके बेच रही है। ये सभी कंपनियां वैसे ही काम कर रही है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी आज की तारीख में। और हम क्या कर रहे हैं? तो हम इनके लिए कपड़ा सिलाने का, हम इनके लिए कॉटन से वो कपड़ा तैयार करने का ये काम कर रहे हैं। और इसीलिए हमारा जो कंट्रीब्यूशन है ये पूरे ग्लोबल ट्रेड में ये सिर्फ 4% है। और हमारा जो एक्सपोर्ट अगर आप देखोगे तो हमारा एक्सपोर्ट रेडीमेड गारमेंट्स का है। रेडीमेड गारमेंट्स कौन से गारमेंट? तो इनके कंपनी के लिए जो करने हैं वो गारमेंट्स, कॉटन टेक्सटाइल है, एमएमएफ है, ये सब कुछ है। लेकिन जब नेचुरल सस्टेनेबल टेक्सटाइल की बात आती है तो सबसे ज्यादा नंबर 1 है कॉटन, और नंबर 2 पे है ऑफ कोर्स जूट। तो देखते हैं इस कॉटन टेक्सटाइल के बारे में। अभी वो समझते हैं कि देखो मैंने ये बताया कि आज की परिस्थिति क्या है, लेकिन हमारी परिस्थिति क्या हो सकती है, हम कहां जा सकते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो पहले है कॉटन टेक्सटाइल। दोस्तों पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे तो वस्त्रों के बारे में सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई वस्त्र है तो वो है कॉटन। लोग कहते हैं, पूरी दुनिया कहते हैं कि कॉटन इज एब्सोल्युटली ग्रेट, सबसे जबरदस्त है कॉटन, कॉटन के कपड़े ही पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे कई सारे कारण है। इनफैक्ट कभी भी लोग जब सस्टेनेबल की बात करते हैं तो लोग सस्टेनेबल में वूल, सिल्क को मानते ही नहीं। एक ही चीज सस्टेनेबल मानते हैं, वो है कॉटन। कॉटन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो बहुत सारे रीजन है। एक तो कॉटन दुनिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला वस्त्र उद्योग है, और हर जगह में, बाकी के देशों में भी इसके हर चीज के लिए, हर एक्टिविटी के लिए बहुत सारे लोग लगते हैं। तो इट इज अ लेबर इंटेंसिव प्रोसेस, इसलिए बहुत ज्यादा लोग इस कॉटन के बिजनेस में, इस वस्त्र उद्योग में काम कर सकते हैं। इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। सबसे पहला कारण ये, अगर टेक्निकली भी अगर हम देखें, एक प्रोडक्ट करके हम देखें, तो ये कॉटन जो है, ये कपास जो है, ये सूती वस्त्र जो है, ये बाकी के सभी वस्त्रों से ज्यादा ड्यूरेबल है, ज्यादा देर रहेंगे। भले ही हम इनिशियली जब इसको खरीदने के टाइम हमको लगता है कि इससे ये ज्यादा महंगा है थोड़ा सा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज्यादा महंगा नहीं रहता, क्योंकि वो जो बाकी के टेरिकॉट पॉलिशर आप लेते हैं ना, वो ज्यादा इतने दिन नहीं रह सकते जितना कॉटन रह सकता है। दूसरा, हाइपो एलर्जी। दोस्तों आज की तारीख में हमारे इस टाइम में एलर्जी बहुत बढ़ गई है। एलर्जी कौन सी? तो स्किन की एलर्जी होती है, अंदर की भी एलर्जी होती है। कहां से होती है एलर्जी? तो ये एलर्जी होती है सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स की वजह से। कहां से आ रहे हैं केमिकल? वो सब पेट्रोकेमिकल से वहां से आते हैं। तो इसीलिए ये जो वस्त्र भी जो बनते हैं, जो केमिकल से, पेट्रोकेमिकल से, उनसे भी एलर्जिक रिएक्शंस होती है। जब भी किसी को स्किन की एलर्जी होती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको बिल्कुल पॉलिएस्टर, टेरिकॉट कुछ पहनना नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉटन पहनना है, क्योंकि कॉटन ये ना एलर्जिक होती है। इनफैक्ट कॉटन में
एंटीबैक्टीरियल ऐसी प्रॉपर्टीज होती है। कॉटन 100% बायोडिग्रेडेबल है, आप ऐसे उसको छोड़ देंगे तो वो सूक्ष्म जीव उसका डिग्रेडेशन कर देंगे। कंपोस्टेबल है और सबसे इंपॉर्टेंट फायर रेजिस्टेंट है, जल्दी आग नहीं पकड़ता कॉटन। जब हम डॉक्टर है, डॉक्टर के अगर पर्सपेक्टिव से आप देखें तो ऐसे पेशेंट जो जले हुए हैं, अगर उस पेशेंट ने कॉटन का कपड़ा पहना है तो वो कम जलता है, लेकिन ऐसे टाइम पे अगर वो उस पेशेंट ने कोई टेरिकॉट पॉलिएस्टर का कुछ कपड़ा पहना है तो उसको बहुत ज्यादा वो बर्न होता है। और उसका कारण है कि ये सभी जो वस्त्र है वो बहुत जलते हैं, लेकिन कॉटन फायर रेजिस्टेंट है। इसके अलावा ऑफ कोर्स कॉटन इको फ्रेंडली है। आज की तारीख में एक बहुत बड़ा, जैसे मैडम ने कहा कि वो सेना है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसके खिलाफ काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सिंथेटिक फाइबर है, ये बाकी के सब वस्त्र है, ये आज बहुत बड़े लेवल पे समुद्र को गंदा कर रहे हैं, पानी को गंदा कर रहे हैं। तो उन सबका कहना है कि ये सब वस्त्रों को छोड़िए, आप सिर्फ और सिर्फ कॉटन के वस्त्र अपनाइए। कॉटन मॉइस्चर कंट्रोल करता है, जो बाकी कोई भी वस्त्र इतना नहीं करता जितना मॉइस्चर करता है, कॉटन करता है। दूसरा, सबसे कंफर्टेबल अगर कपड़ा कोई है तो वो कॉटन है। ना इससे आपको खुजली आएगी, ना इसके इरिटेशन होगा, ना ये चपकता है। अगर गर्मी भी होती है, अगर पसीना भी आता है तो भी ये बदन को नहीं चिपकता, जैसे बाकी के टेरिकॉट पॉलिएस्टर वो चिपकते हैं। ये ब्रीदेबल है, यहां से हवा आती जाती रहती है, और यही कारण है कि इसकी बदबू नहीं आती। यानी आप कितनी भी मेहनत करें, ये करें तो उतनी बदबू नहीं आएगी जितनी बाकी के वस्त्रों के साथ वो आती है। और कॉटन का ऐसा है कि वर्सेटिलिटी है। कॉटन इतने सारे जगह में इस्तेमाल होता है कि आप आपको अंदाजा नहीं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, इनफैक्ट मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल में, हॉस्पिटल में अगर आप देखोगे तो अगर वस्त्र जहां है, कॉटन के अलावा आपको कोई वस्त्र नहीं दिखेगा। चाहे वो बेड पे हो, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे वो डॉक्टर जो लोग कपड़े पहनते हैं, वो सब कुछ 100% कॉटन होता है। ऐसे ही कई सारी इंडस्ट्रीज में कॉटन का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। और ऐसा कॉटन जिसको दुनिया पसंद करती है, ऐसा कॉटन की जो लोग पूरी दुनिया को कहती है कि अगर सस्टेनेबल वस्त्र यानी क्या, तो वो सूती वस्त्र, कपास से तैयार होने वाला वस्त्र। और इस कपास की सबसे ज्यादा ये कपास अगर किसी देश में आज तैयार हो रहा है तो वो है भारत। दोस्तों, पूरी दुनिया में जितनी भी जमीन है, जितनी भी खेती इस कपास के लिए होती है, 36% वो भारत में है। आप सोच सकते हैं, अगर हम इस कपास के ऊपर काम करें, फोकस करें, तो क्या कर सकते हैं। एक तरफ हमारे किसान है जो अभी उनको पैसा नहीं मिल रहा है उतना जितना मिलना चाहिए इस कपास के लिए, उसके लिए वो आंदोलन करना पड़ता है, उन्हें रोकना पड़ता है कि मुझे कब पैसे मिलेंगे। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि इस कॉटन के वस्त्रों को पूरी दुनिया में आज जरूरत है, डिमांड है। और ऐसे कई सारे वस्त्र है कि जो सिर्फ भारत बना सकते हैं। इसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, और वो एग्जांपल ये है। दोस्तों, ये जो डेवलप्ड देश है, यूरोपियन, अमेरिका, ये जो बाकी के देश है, ये समशीतोष्ण यानी बहुत ठंडीले ऐसे प्रदेश में रहते हैं, वहां ठंड ज्यादा होती है। और जब वो सोते हैं तब जो अंग में वो जो पहनते हैं, बदन पे लेते हैं, उसे वो क्विल्ट ऐसा कहते हैं, जो केमिकल सिंथेटिक फाइबर्स का बनता है। अभी पिछले 2 साल से अमेजॉन हमारे देश के जो देसी क्विल्ट, मराठी में उसे गोधड़ी कहते हैं, 100% प्योर कॉटन से बनी हुई गोधड़ी, अभी हर राज्य में, हर लोकल लैंग्वेज में आप अलग अलग भाषा से उसे पहचानते हैं। हमने बचपन से, हम सभी ने इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, करते थे, अभी भी कर रहे हैं। ये गोधड़ी अमेजॉन ने ऑनलाइन रखी। ये गोधड़ी अमेजॉन ने जब ऑनलाइन लोगों को बेची, आप सिर्फ इसके बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों के रिएक्शन, फीडबैक देखिए। ये लोगों को इतनी पसंद आई, ये लोगों को इतनी अच्छी लगी कि लोग अब इससे प्यार करते हैं, पसंद ही नहीं, प्यार करने लगे। इनफैक्ट इतना अच्छा प्रोडक्ट है ये ना किसी फैक्ट्री में बनेगा, ना चाइना बनाएगा, ना अमेरिका बनाएगा, ये भारत के जो कारागिर है वो बनाते हैं। और ये इतना अच्छा बनाया प्रोडक्ट है, इतना ज्यादा मशहूर हुआ है कि इसीलिए अमेजॉन अभी नेक्स्ट ईयर में उसने 20 गुना ज्यादा बेचने का उसने टारगेट रखा आगे के 3 साल में। तो दोस्तों, हमारे पास ऐसे कई सारे प्रोडक्ट, और 100% कॉटन का बनता है, तो हमारे पास ऐसे कई सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो कारागिर है, ये कारागिर जो हैंडलूम है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट 68 लाख लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, ये एक बहुत बड़ी ताकत है। आज इस हैंडलूम को लेके हम कहते हैं कि बहुत सारे इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है,
टेक्नोलॉजी नहीं है, मशीनरीज नहीं है, उनको वो सपोर्ट नहीं है जो चाहिए। मैं तो कहता हूं, मैं तो समझता हूं ये सब करने के बाद, ये पढ़ाई करने के बाद, कि ये सबसे बड़ी ताकत है। आने वाले दिनों में ये इतनी बड़ी बिजनेस की ताकत होने वाली है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। आप सोचिए कि एक गोदड़ी, एक जो प्रोडक्ट मैंने दिखाया, वो प्रोडक्ट ने कितना बड़ा बिजनेस किया अमेजोन के लिए। अब सोचिए हमारे अलग अलग जगह में, अलग अलग तहसीलों में, राज्यों में कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं कि जो बहुत बेहतर साबित होंगे लोगों के लिए। और हमेशा मैं एग्जांपल देता हूं योगा का। जब तक लोगों ने योगा किया नहीं, उसकी महती, उसका महत्व समझा नहीं लोगों को, और आज इतने सारे लोग योगा को अपनाते हैं। वैसे ही हो सकता है कि जब हमने हजारों सालों पहले जिन प्रोडक्ट को तैयार किया, वो प्रोडक्ट आने वाले दिनों में बहुत अच्छे प्रोडक्ट साबित हो सकते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस किया जा सकता है। ये हमारे जो कारागिर है, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत होने वाली है। आज हमारे यहाँ 31 लाख हाथ ये काम करने वाले कारागिर है। इस वस्त्र उद्योग को लेकर एक स्पेशल मंत्रालय हमारा, वस्त्र उद्योग मंत्रालय, उन्होंने 2020 में एक चौथा एक सेंसस किया, और इसकी पूरी रिपोर्ट आपको ऑनलाइन मिलेगी, मंत्रालय की वेबसाइट पे भी मिलेगी और ऐसे भी मिलेगी। तो आप भी देखोगे, तो आप जिस जहां रह रहे हो, जिस तहसील में, जिस आपको कई सारे ऐसे कारागिर, कई सारे प्रोडक्ट ऐसे आपको देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि आप देखिए ऐसे प्रोडक्ट को, और चलिए ऐसे प्रोडक्ट को लेके हम अपने इस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं मार्केट प्रॉपर विद ब्रांड, एमसीएल का ब्रांड देके, हम सस्टेनेबल प्रोडक्ट करके, हम एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट करके इसको लॉन्च करते हैं। आप जिस भी तहसील में अभी काम कर रहे हैं, हमारे सभी एमवीपी, सभी एमबीएस से मेरी विनती है कि आप ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर काम करिए पूरी डिटेल, क्योंकि इसका टाइम लगेगा। आपको काम करने के लिए कितनी कैपेसिटी है, कितना प्रोडक्शन हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या चीजें जो करनी है, उसके लिए टाइम लगे तो आज से करिए। लेकिन ये सभी प्रोडक्ट हमारे यहाँ बहुत आने वाले दिनों में बहुत बड़ा रोजगार निर्मित हमारे लोगों के लिए करेंगे, बहुत अच्छा पैसा हमारे लोगों के परिवार के लिए देंगे, महिला बचत गट किसानों को देंगे। और अगर हमने नहीं किया तो अमेजन करेगा। अमेजन को पता चला ना कितना कितना बेच रहा है वो, कितना इंपॉर्टेंस है इस प्रोडक्ट का, और इसलिए उसमें 20 गुना वो लक्ष्य रखा है। और मैंने जैसे कहा कि अभी तो बहुत सिंपल हुआ है, अभी तो बहुत सिंपल है। वो आएगा और बहुत सारे पैसा डालेगा और अपनी फैक्ट्री लगाएगा, और जिस फैक्ट्री में सब हम लोग ही काम करेंगे, हम काम करेंगे, किसान वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जाएगा उनको देंगे, और फिर वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे काम करेंगे। और हमें करने नहीं देना है। ये सभी बिजनेस जो भारत की क्षमता है, जो भारत का पोटेंशियल है, जो हमारे लोग कर सकते हैं, तो हमारे लोग अपने ही ब्रांड से बेचेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये सभी बिजनेस हमें अपने कंपनी में ही करना है। आपकी कंपनी हमारे लोगों की कंपनी, और हमेशा हमारे लोगों की कंपनी ये रहेगी। दूसरी ऐसी इंडस्ट्री जूट इंडस्ट्री। दोस्तों, जूट इंडस्ट्री यानी दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री जूट की, अगर किसी देश में तो भारत में। अभी तक सबसे बड़ी जूट की इंडस्ट्री किसी देश में तो भारत में है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा जो जूट का रॉ मटेरियल तैयार होता है, जूट का निर्माण होता है, वो भारत में होता है। लेकिन एक्सपोर्टर में हम दूसरे स्थान पे हैं। लेकिन इस जूट के वजह से 40 लाख किसान इसके ऊपर निर्भर है, इस काम करते हैं, इनको आमदनी मिलती है। और लगभग 1,40,000 लोग खेतों में काम करते हैं, तो उनको खेतों से रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है। लेकिन इसके ऊपर काम करने वाले, इसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग जो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, वो अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2,40,000 लोग आज इसमें काम करते हैं। अभी इस इंडस्ट्री की क्या इश्यूज है? अभी ये इंडस्ट्री भी उतनी डेवलप नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। आज पूरे देश में कुल मिलाकर 93 मिल है। सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में है, बाद में उड़ीसा में है, आजू बाजू के इलाके में है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो इशू वही है जो कॉटन में है, जो बाकी के इंडस्ट्री में। एक तो मॉडर्नाइजेशन नहीं है जो होना चाहिए, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। अभी हमको अंदाजा ही नहीं है कि ये जूट कहां कहां इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट जब ये पढ़ाई करने के बाद मुझे पता चला कि ये जूट कितने सारे सेक्टर्स में, कितने सारे जगह में ये प्लास्टिक को, रबर को रिप्लेस कर सकता है। आज जो सस्टेनेबिलिटी चाहिए पूरी दुनिया को, प्लास्टिक को रिप्लेसमेंट चाहिए, रबर को रिप्लेसमेंट चाहिए, कितनी सारी जगह पे जूट काम कर सकता है। लेकिन आज हमारे जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड है, टेक्नोलॉजी बेहतर चाहिए, प्रोडक्ट क्वालिटी रिलायबल नहीं है, कोई ब्रांड ही नहीं जो काम कर रहा है।
अगर एमसीएल जैसा ब्रांड इसमें आएगा, एमसीएल जैसा कंपनी कोई काम करेगी तो एक रिलायबिलिटी होती है, हाँ एमसीएल है तो क्वालिटी की गारंटी है। ऐसी कोई ब्रांड नहीं है, लैक नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो यही हमको करना है। और दोस्तों मैं समझता हूं कि जूट पूरी दुनिया में 70%, जो भी पूरी दुनिया का जूट प्रोडक्शन है 70% भारत बनाते हैं, हम बनाते हैं। और इस जूट को लेकर आपको अंदाजा ही नहीं है कितने सारे एमईपी, कितने सारे एमसीएल सस्टेनेबल प्रोडक्ट, एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हम बना सकते हैं और पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। इतनी जरूरत है इस जूट। अभी मैं आपको बोलता हूं इंडिया की पोजीशन, अभी देखिए एक तरफ आप देखेंगे तो जूट का जो उत्पादन वो कम होता जा रहा है। पिछले साल की तुलना में इस साल में लगभग 3 लाख टन जूट कम हुआ है। लेकिन उसी पीरियड में पिछले साल से कंपैरिजन में इस साल में देखेंगे तो जूट एक्सपोर्ट करके जो पैसा मिला है वो 100 मिलियन से ज्यादा है। 100 मिलियन ऑलमोस्ट 820 करोड़ रुपए। और ऐसा कैसा हो सकता है कि जूट का उत्पादन कम हो रहा है लेकिन वहां आप पैसा ज्यादा कमा रहे, पैसा ज्यादा कमा रहे और कम कम माल बेच के पैसा ज्यादा कमा रहे। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है इसकी दुनिया को बहुत ज्यादा जरूरत है, दुनिया ज्यादा पैसा दे रही है इस चीज को, लेकिन वो शायद किसानों को नहीं मिल रहा है, इसलिए किसान उसका ज्यादा उत्पादन नहीं कर रहे। शायद वो बीच वाले जो व्यापारी है, जो ट्रेडर है, उनको वो ज्यादा पैसा कमा रहे। हमें यही परिस्थिति तो बदलनी है। आज इस जूट को लेके अगर आप देखोगे तो इतने सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। हम जूट के बारे में जब भी सोचते हैं तो हमें सिर्फ थैली नजर आती है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जूट इज अ ग्रेट प्रोडक्ट इन कमिंग डेज जो हम डेवलप कर सकते हैं। इनफैक्ट आज के तारीख में बहुत ज्यादा पैकेजिंग इंडस्ट्री बढ़ रही है, बहुत सारी चीजें हम ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं और ऑनलाइन ऑर्डर करने की वजह से स्टोर के बजाय गोदाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, गोदामों में माल जा रहे हैं। आप देखोगे कि आपके हर शहर के बाहर अभी गोदाम बढ़ रहे हैं। आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो वो चीज आपको घर आती है और इसके लिए पैकेजिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गई है। और इस पैकेजिंग को जो ऑप्शन है आज की तारीख में क्या इस्तेमाल करते हैं, रबर, प्लास्टिक, थर्माकोल, इस सबको रिप्लेस कर सकता है जूट। पूरी दुनिया में जूट बहुत ज्यादा एक आने वाला एक प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट होने वाला है दोस्तों। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं आने वाले दिनों में ये जूट गोल्डन फाइबर होने वाला है और ये गोल्डन फाइबर ये सबसे बड़ा बिजनेस डेवलप करेगा एमसीएल। मेरी आपसे विनती है कि चलो इस पे काम करते हैं। जो भी लोग हमारे उड़ीसा में रहते हैं, आसाम में काम करते हैं, वो वेस्ट बंगाल में काम करते हैं, उनसे विनती करता हूं कि हमारे जो 93 फैक्ट्रीज है, चलिए एक फैक्ट्री से बात करते हैं और उसके साथ काम करने के लिए शुरुआत करते हैं। अगर मिली तो 100% फैक्ट्री लेते हैं, नहीं तो उनके साथ मिलकर काम करते हैं। कहीं ना कहीं तो डेमो प्रोजेक्ट से शुरू करते हैं ना। अभी एम कोल अभी 15 प्रोजेक्ट हमने किए और 85-90 प्रोजेक्ट अभी आ रहे हैं। तो वैसे डेमो प्रोजेक्ट की शुरुआत जूट के प्रोजेक्ट के किसी एक कंपनी के साथ, फैक्ट्री के साथ इमीडिएटली करते हैं और फिर उसमें कई सारे प्रोडक्ट, जैसे हमने केमकोल की शुरुआत की, बाद में अभी एमकोल एमसीएल कुकिंग सिस्टम हम लोग डेवलप कर रहे हैं, वैसे कई सारे प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। और दोस्तों पूरी दुनिया में एकदम मोनोपोली करने का ये अपॉर्चुनिटी है हमारे किसानों के लिए, हमारे लोगों के लिए, और मिलकर इसे करते हैं। आप सभी अभी इस जूट के प्रोडक्ट के ऊपर भी काम शुरुआत कीजिए। आगे है वूल इंडस्ट्री। दोस्तों वूल जो है उसका अगर स्टेटस आप देखोगे तो वूल जिससे बनता है वो भेड़, सबसे ज्यादा भेड़ जिसका पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन रहने वाले में भारत तीसरे स्थान पे है। सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पे पॉपुलेशन हमारे पास है, लेकिन प्रोडक्शन अगर आप देखोगे तो उस वूल का प्रोडक्शन में हम 9वें स्थान पे है। तो वही जहां हर जगह जो हमारी प्रॉब्लम है कि पर एकड़ पर यूनिट जो उत्पादकता है वो यहां भी कम है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। 12 लाख लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में इस पे यहाँ काम करते हैं। 20 लाख लोग इसके जो रिलेटेड एसोसिएट सेक्टर है उसमें काम करते हैं। 3 लाख कारागिर तो सिर्फ कारपेट तैयार करने के लिए काम करते हैं। और हमारे यहाँ जो वूल बनता है वो वूल 3 टाइप का होता है। एक तो बनता है कारपेट का जो 85% हम लोग बनाते हैं। दूसरा है कपड़ों का एप्रल जो सिर्फ 5% हमारे यहाँ बनता है, और 10% बनता है जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में जाता है, जिसको कोर्स ऐसे ग्रेड का वूल कहते हैं। लेकिन हमारे ये जो कारपेट बनते हैं दोस्तों, ये कारपेट पूरी दुनिया में मशहूर है। ये सभी जो देश डेवलप्ड कंट्रीज है, यूरोप, अमेरिका, ये है, ये सभी वहां बहुत ठंडा प्रदेश है सब,
और उनको जरूरत होती है इस कारपेट की। और जब कारपेट की बात आती है तो भारत के कारपेट सबसे ज्यादा मशहूर है। हम जो भी उल का एक्सपोर्ट करते हैं 80% हम लोग कारपेट एक्सपोर्ट करते हैं, और मैक्सिमम तो वो अमेरिका ही लेके जाता है। अगर आप एक्सपोर्ट देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा अमेरिका लेता है, और बाकी के सभी यूरोपियन कंट्रीज है यहाँ जो लेते हैं। और मैक्सिमम यानी 100% भी हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स इसके साथ चालू कर सकते हैं। लेकिन यही इसी के साथ भी वही परिस्थिति है। इसके साथ भी क्या है प्रॉब्लम, कि हमारा जो वूल मैन्युफैक्चरिंग वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। डिमांड इतनी है, सब लोग पैसे वाले लोग देने के लिए तैयार है, सब कुछ है, हमारी चीज उनको पसंद आ रही है, लेकिन फिर भी वो कम होता जा रहा है। और दोस्तों लेकिन ये ऐसा सेक्टर है, एरिया है कि यहाँ भी बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है। एम्प्लॉयमेंट पर यहाँ भी जरूरत है उसी सब चीजों की जो हमने अभी जूट में देखा, कि कोई तो ऐसा ब्रांड होना चाहिए, कोई कंपनी होनी चाहिए जो इसकी जिम्मेदारी ले, जो अच्छा प्रोडक्ट तैयार करे, ब्रांड तैयार करे और बेचे उसको। और चलिए मिलके करते हैं। इस ऊल में भी मैं आपको बोलता हूं कि आप अपने तहसील में, क्योंकि भारत के कई सारे राज्यों में इसकी बिजनेस होते हैं, आप अपने तहसील में देखोगे कहाँ ऐसे प्रोडक्ट हम लोग तैयार कर सकते हैं, कौन से कारागिर है, क्या बिजनेस तैयार कर सकते हैं, प्रोडक्ट कौन सा है जो हम लोग बेच सकते हैं। और चलिए मिलते हैं और इसको लॉन्च करते हैं इमीडिएटली, और बेचते शुरुआत करते हैं। सभी जगह एमकोल जैसे ही काम होगा। जो पोटेंशियल है ना, उसके लिए पहले कुछ डेमो प्रोजेक्ट चालू करने पड़ेंगे। वूल की भी मैं बात कर रहा हूं तो 5-10 उसके कुछ प्रोडक्ट पहले उसको प्रॉपरली मार्केट में लॉन्च करना पड़ेगा, और धीरे धीरे उसका पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आज इमीडिएटली करना पड़ेगा। आगे सिल्क इंडस्ट्री, सिल्क के बारे में अगर आप देखोगे तो सिल्क में हमारा नाम तो पूरी दुनिया में और हमेशा ही रहा है। हमारे प्राचीन टाइम से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे तो सिल्क इंडस्ट्री में हमेशा हमारा नाम है, एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री। आज भी अगर आप देखोगे तो दुनिया में जितना भी सिल्क बनता है तो हम दूसरे पायदान पे है। नंबर 1 सबसे ज्यादा सिल्क बनाता है चीन, हम दूसरे स्थान पे है। ऑलमोस्ट 1 करोड़ यानी 97,60,000 इतने लोग इस सिल्क में काम करते हैं। और आज भी सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज, बाहर का पैसा जो हमें मिलता है, परकीय चलन मिलता है, वो सिल्क की वजह से मिलता है। लेकिन भले ही चाइना सबसे ज्यादा सिल्क का निर्माण करता हो, लेकिन सभी तरह के सिल्क का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ भारत करता है। ये सिल्क के जो रेशम के कीड़े होते हैं वो 4 अलग अलग उसको उनकी टाइप है, मलबेरी, इरी, टसर, मुगा। ये 4 ही अलग अलग तरह के इनका उत्पादन, इनका पशुपालन करके इनका जो रेशम का उत्पादन है, ये करने वाला भारत एकमेव देश है कि जिसमें सभी तरह के सिल्क का उत्पादन होता है। और आप देखोगे कि भारत के ऑलमोस्ट हर राज्य में सिल्क का बिजनेस होता है, सिल्क के कारागिर है जो काम करते हैं। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें कर्नाटक का है। कर्नाटक में ऑलरेडी 32% से भी ज्यादा सिल्क सिर्फ अकेले कर्नाटक में बनता है, लेकिन ऑलमोस्ट सभी राज्यों में इसके कारागिर है। लेकिन यहां भी अगर आप देखोगे कि हम भले ही उत्पादन में दूसरे पायदान पे हो, लेकिन सबसे ज्यादा एरिया हमारे पास है, चीन से भी ज्यादा। 52,360 गांव है जो सिल्क का उत्पादन करते हैं। ये एरिया इतना ज्यादा एरिया उनका भी नहीं है। यहां भी वही प्रॉब्लम है कि पर यूनिट जो उत्पादकता होनी चाहिए वो हमारी कम है बाकी के देशों के मुकाबले। लेकिन इसको अगर इंडस्ट्री के तरह हम लोग सपोर्ट करें तो एक बहुत अच्छा इसका भी प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं, और नॉर्मल जो ग्लोबल एवरेज है और उससे बेहतर किया गया तो हम लोग चीन से भी आगे जा सकते हैं। और ये भी एक ऐसा एक जगह है, एक ऐसा बिजनेस है कि इसको बहुत सारी एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। 30 देश है कि जहां हमारा सिल्क एक्सपोर्ट होता है और रेडी है, लेकिन इसका भी ट्रेंड थोड़ा थोड़ा कम ज्यादा है। भारत एकमेव ऐसा देश है कि जिसके पास ऐसे सिल्क के प्रोडक्ट है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये भी एक ऐसी चीज है कि जो हम लोग बहुत फास्ट इसको इनकैश कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। और वो क्या है कि भारत में सिल्क के जो प्रोडक्ट है उसके 26 अलग अलग कैटेगरीज है। तो जो हमने कॉटन में देखा वही सिल्क के साथ भी हो सकता है। सिल्क के साथ भी इतना सारा पोटेंशियल है जिसको टैप करने की जरूरत है। यही तो सब काम था जिसके वजह से भारत इतनी बड़ी इकोनॉमी था, और ये काम आज भी हम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या है, एक बात सबको समझिए आप, कि आने वाले दिनों में सस्टेनेबल टेक्सटाइल सेक्टर ही इसके तरफ भी पूरी दुनिया जाने वाली है, क्योंकि दूसरा अभी चारा ही नहीं है, दूसरा सोल्यूशन ही नहीं है। जिस तरह से दुनिया भी विनाश की तरफ जा रही है, जिस तरह पे ये ग्लोबल वार्मिंग और पूरी एनवायरनमेंट संकट में है, सभी देश
धीरे धीरे करके अब ये सिंथेटिक फाइबर छोड़ के उनको जाना पड़ेगा इस सस्टेनेबल फाइबर्स के ऊपर, कॉटन के ऊपर, जूट के ऊपर। और जब इनको इस सेक्टर में बिजनेस करना है तो उसका सिर्फ एक ही डेस्टिनेशन है, एक ही देश है जो सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल तैयार करता है, वो है भारत देश। ये सभी कंपनियां कल जाके आने वाली है भारत में। ये सभी सेक्टर जब जिसको अभी अभी हम ज्यादा देखते नहीं, वो कंपनियां आएगी और इसको ज्यादा से ज्यादा इसका पोटेंशियल करेगी और बिजनेस करेगी ऐसे कंडीशन में। और ये टेक्सटाइल सेक्टर वो सेक्टर है जो अंग्रेजों को पहले भी, जिसकी वजह से उसने भारत को सबसे बड़ी इकोनॉमी रखा, अंग्रेजों ने भी सबसे ज्यादा उसका फायदा लिया, खुद का फायदा किया। और आज भी हमारे सामने जो भी सामाजिक प्रश्न, जो भी सामाजिक चैलेंजेस या उसके लिए जो उद्देश्य हमने रखे हैं, वो 100% पूरा कर सकता है टेक्सटाइल सेक्टर। 100% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है तो जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर राजस्थान तक हर घात को काम दिला सकता है ये अकेला टेक्सटाइल सेक्टर। हर घर में अगर कुछ हमें अच्छी आमदनी देनी है तो हर घर को एक सम्मानजनक इनकम दे सकता है टेक्सटाइल सेक्टर। इतनी पोटेंशियल, इतना पोटेंशियल भारत का इस सेक्टर में। लेकिन हमें रोकना पड़ेगा इस ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2। हम नहीं होने देंगे। हम हमेशा ये काम करेंगे, ये सभी जो बिजनेस करेंगे हम अपने लोगों के बिजनेस में से ही करेंगे, आपकी कंपनी ही करेगी ये काम, देखेंगे। और अब एक वादा मैं आपको करता हूं, हमेशा के लिए, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति एमसीएल पे आए, लेकिन एमसीएल कभी भी अपने लोगों के भविष्य को नहीं बेचेगा। कभी भी हम किसानों के भविष्य को नहीं बेचेंगे। कभी भी हम अपनी कंपनी की इक्विटी, मालकी किसी दूसरी फॉरेन कंपनी को नहीं बेचेंगे पैसों के लिए। हमेशा ये बिजनेस हम अपने ही लेवल पे करेंगे, ऐसे हमारी कंपनी में करेंगे, जो कंपनी के मालिक हमेशा हमारे लोग रहेंगे। और दोस्तों करते हैं अपने देश को फिर से टेक्सटाइल सेक्टर में उस लेवल तक लेके जाते हैं जहां हमारा पोटेंशियल है, जहां काबिलियत हम लोग रखते हैं। और फिर से एक बार हम अपने देश को, अपनी इकोनॉमी को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बना